नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खबरों की शुरुआत करते हैं भारत और पाकिस्तान के मौजूदा हालात और सिंधु नदी समझौते पर मंडराते खतरे को लेकर। 56 साल पुराने सिंधु नदी समझौते की समीक्षा की बात उठ रही है। संधि रद्द करने की मांग अब सामने आ रही है। आइए हम आपको बताते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान कैसे बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। उरी हमले के बाद भारत की आक्रामक नीति से पाकिस्तान की बुद्धि गुम हो गई है। बौखलाहट में कभी इस्लामाबाद के ऊपर F-16 लड़ाकू विमान उड़ा रहा है तो कभी यूएन के मंच पर परमाणु हथियारों की धौंस दिखा रहा है। लेकिन उसे शायद ये समझ में नहीं आ रहा कि बिना एक भी गोली बम बारूद चलाए ही भारत उसकी अकड़ को छू मंतर कर सकता है। पाकिस्तान को जिंदगी देने वाली सिंधु नदी का पानी रोककर ही भारत नापाक पड़ोसी की सांसों को थाम सकता है। मौजूदा हालत में इशारा मिल रहा है कि सिंधु नदी समझौते पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अब भारत पाकिस्तान को घेरने के लिए कई और रास्तों की तलाश कर रहा है, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी भी एक है। वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय ने इसको लेकर कई दौर की बैठकें की हैं ताकि इसको रिव्यू किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी समझौते की समीक्षा कर रहा है भारत, और इस सिलसिले में जल संसाधन मंत्रालय कई दौर की मीटिंग भी कर चुका है। अगर 5.5 दशक पुराने सिंधु समझौते को भारत रद्द करता है तो पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। परमाणु हथियार छोड़ने की हालत में भी नहीं रहेगा। मैंने कहा MFN ट्रीटमेंट वापस ले लो, इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दो और उसके बाद देखा जाए पाकिस्तान कहां जाता है, क्या करता है। ऑप्शन यह है कि आप एक क्रॉस बॉर्डर लिमिटेड रेड करें, ऑप्शन यह है कि आप साहब मिसाइल स्ट्राइक करें, ऑप्शन यह है कि आप कवर्ट रेड करें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन ये जरूरी है कि करें, लेकिन ये जरूरी है कि आप हिट बैक करें। भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को सिंधु नदी समझौता हुआ था। इसे आधुनिक विश्व के इतिहास का सबसे उदार जल बंटवारा माना जाता है। समझौते में पाकिस्तान को 80.52% पानी यानी 167.2 अरब घन मीटर पानी सालाना दिया जाता है। सिंधु के पानी से पाकिस्तान की 90% खेती लायक जमीन की सिंचाई होती है और पाकिस्तान की 65% उपजाऊ और रिहायशी जमीन सिंधु के आसपास है। जबकि भारत 36 लाख एकड़ जमीन पर सिंधु का पानी जमा कर सकता है, जो कि भारत ने अब तक किया ही नहीं है। समझौते के तहत भारत को व्यास, सतलुज और रावी मिली, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब पर हक मिला। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशंस के दर्जे को खत्म करने पर विचार हो रहा है। इंटरनेशनल फ्रंट पे हमें पाकिस्तान को पहले आइसोलेशन में लेना है। हम उसको जैसे ही आइसोलेशन में लेंगे और हम ये बताने में सफल होंगे कि पाकिस्तान के द्वारा ही भारत में और पर्टिकुलरली कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। पाकिस्तान को अब समझ जाना चाहिए कि हवा में ज्यादा उड़ने से नुकसान सिर्फ और सिर्फ उसका ही होने वाला है। पाकिस्तान को रास्ते पर लाने के लिए भारत की तरकश में तीरों की कोई कमी नहीं। जब पानी ही नहीं रहेगा तो प्यासे पाकिस्तानी कितना लड़ पाएंगे। दिल्ली से अनिंद्य बैनर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह भी सिंधु नदी जल समझौते की समीक्षा के पक्ष में हैं। आज तक से बातचीत में निर्मल सिंह ने कहा कि इस समझौते से जम्मू कश्मीर को नुकसान हो रहा है। निर्मल सिंह जी, एक ये जो सिंधु जल समझौता है, इसको लेके भी ये कहा जा रहा है कि इसको रिव्यू करने की जरूरत है, इसको खत्म करना चाहिए। पानी पाकिस्तान को 80% पानी जाता है, उसको रोका जाना चाहिए। एक मांग ये भी उठी है। हाँ, ठीक है, क्योंकि समझौता दो देश जो आपस में उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग है, बाकी है, उसके मुताबिक होते हैं। ठीक है, वो ट्रीटी हुई है, लेकिन अल्टीमेटली अगर पाकिस्तान जो है अपने जितने भी समझौते करते हुए, चाहे उसने ये कहा कि हम जो है अपनी ज़मीन को या उनके कब्जे में जो ज़मीन है भारत के खिलाफ यूज़ नहीं होने देंगे, अगर वो टेररिज्म को बढ़ावा देता है, इस प्रकार की बातें जो करता है, तो पक्के तौर पर भारत को भी, देश को भी इस प्रकार की बात सोचनी चाहिए
और इंडस वाटर ट्रीटी का जो है जम्मू कश्मीर में भी ये मानना है कि उससे नुकसान बहुत हुआ है, जो पहले हुई थी उससे नुकसान हुआ। तो अगर इस प्रकार की बात चल रही है तो अच्छी बात है। मतलब खत्म करना चाहिए ट्रीटी को। बिल्कुल अच्छी बात है, इसको रिव्यू करना चाहिए, जो कर सकते करना चाहिए। जो तो डिप्लोमेटिक स्तर के ऊपर केंद्र स्तर का मामला है, उन्होंने क्या करना क्या सोच रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है पूर्व कार्रवाई होनी चाहिए। और ये हमले के बाद अब बॉलीवुड में काम कर रहे पाकिस्तानी कलाकारों को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने धमकी दे दी है, और वो भी ये कि 48 घंटे के अंदर आप पाकिस्तान लौट जाइए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर विशेष बात यह है कि शिवसेना ने भी इस मांग का समर्थन किया है। धमकी से शाहरुख खान और करण जौहर की फिल्मों पर, उनकी रिलीज पर अब खतरा मंडरा रहा है। उरी हमले के बाद पाकिस्तान भारत को लगातार परमाणु हमले की धौंस दिखा रहा है। तो हम गुरेज नहीं करेंगे अपनी दफा के लिए उन वेपन्स का इस्तेमाल। लेकिन उससे पहले मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने 48 घंटे के भीतर देश नहीं छोड़ा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बॉलीवुड की जिन बड़ी फिल्मों की रिलीज पर MNS के ग्रहण का खतरा है वो है करण जौहर की ए दिल है मुश्किल, जिसमें पाक कलाकार फवाद खान का रोल है। दूसरी फिल्म शाहरुख खान की रईस है, जिसमें पाक हसीना माहिरा खान का किरदार है। इनके जिन पाकिस्तानी कलाकारों का भारत लगातार आना जाना रहता है, उनमें से अली जाफर, राहत फतेह अली खान, मावरा हुसैन, इमरान अब्बास और आतिफ असलम जाने पहचाने चेहरे हैं। इस बार MNS के समर्थन में शिवसेना भी उतर आई है। आज आप कहिए पाकिस्तान का एक भी कलाकार यहाँ नहीं आएगा। आप घोषणा करिए पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होगा, पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह से ट्रेड व्यापार नहीं होगा। आपको जब तक आप ये घोषणा नहीं करते तब तक आप दुनिया को ये नहीं बोल सकते कि आप पाकिस्तान के साथ संबंध मत रखो। MNS ने अपनी चेतावनी में कहा है कि अगर भारत पर हमला करके पाकिस्तानी कलाकार हमें चुटकुला सुनाएंगे तो हम उसका विरोध करेंगे, उनका बहिष्कार होगा। यानी पाकिस्तानी कलाकारों की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। विद्या और सौरभ बख्तानिया के साथ मयूरेश गणपते, मुंबई, आज तक। देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों के लिए ऐ मेरे वतन के लोगों जैसा कालजयी देशभक्ति का गीत गाने वाली लता मंगेशकर ने फौज के कल्याण के लिए एक नई पहल की है। लता मंगेशकर ने ट्वीट कर लोगों से ये अपील की है कि सेना कल्याण कोष में उनके जन्मदिन पर उन्हें गिफ्ट न देकर दिल खोलकर दान करें। नमस्कार। मैं ऐसा मानती हूँ कि माता, पिता, गुरु, मातृभूमि और मातृभूमि के रक्षक हमारे वीर जवान, इनके लिए इंसान जितना भी करे वो कम है। हमारे देश के वीर जवान जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते, उन्हीं की वजह से हम सुरक्षित रहते हैं। हमारा भी ये परम कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए अपनी तरफ से जो भी कुछ हो सके वो जरूर करें। मैं अपनी तरफ से अपने वीर जवान भाइयों के लिए आर्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअलिटीज में कुछ धनराशि अर्पण कर रही हूँ। मेरे ऊपर आपका ये एहसान होगा अगर आप सब भी यथाशक्ति इस कार्य में अपना योगदान दें। 28 सितंबर को मेरा जन्मदिन है। आप हर साल मुझे स्नेह पूर्वक हजारों की संख्या में फूल, मिठाइयाँ, केक, ग्रीटिंग्स कार्ड भेजते हैं। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वर्ष मुझे ये सब भेजने की बजाय आप वही धनराशि और जितनी अधिक आपसे हो सके वो आप अपने वीर जवान भाइयों के लिए अर्पण करें। मुझे आशा है कि आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आर्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअलिटीज, सिंडिकेट बैंक, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली 110001, ब्रांच कोड 9055। यह खबर मुंबई और उरण से है, जहां अब तक संदिग्ध आतंकवादियों का कोई पता नहीं चल रहा है। हालांकि 2 संदिग्धों के स्केच भी जारी हो चुके हैं, लेकिन कुछ ठोस सामने अभी तक नहीं आया है। मुंबई इस वक्त हाई अलर्ट पर है। महाराष्ट्र के मुंबई के पास उरण में दिखे संदिग्ध बंदूकधारियों का स्केच पुलिस ने जारी कर दिया है। अब इन संदिग्धों की तलाश में महाराष्ट्र पुलिस ने पूरी मुस्तैदी झोंक दी है। आतंक के संदिग्ध चेहरों की तलाश आकाश, जल और जमीन से की जा रही है।
मुंबई के तमाम अहम ठिकानों पर पुलिस का पहरा है। एयरपोर्ट के बाहर हर आने जाने वालों पर पैनी नजर है। उरण में भी तलाशी तेज है। मुंबई के हर महत्वपूर्ण ठिकानों का भी किया गया है, जहां पे नाकाबंदी की जा रही है। हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है और मुंबई की लोकल क्राइम ब्रांच और एटीएस यूनिट भी इसमें शामिल कर दी गई है। 24 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि उरण में सर्च ऑपरेशन जारी है। कल सुबह में 2 स्कूल के बच्चों ने कुछ सस्पेक्ट्स देखे थे, जिसके बाद अलर्ट जारी हुआ था, क्योंकि इंडियन नेवी और कई इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है इस जगह पर। आप देख सकते हैं डीसीपी दिलीप सावंत जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। सारे जो लॉक्ड हाउसेज है उनकी वो तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या जो लोग छुपे हुए हो सकते हैं वो क्या इस एरिया या इस बंगलों में तो नहीं छुपे हुए हैं। नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर के साथ एनएसजी ने मीटिंग की। उरण में स्कूली छात्रा से भी 2 घंटे तक पूछताछ हुई और छात्रा के साथ उस जगह का मुआयना भी किया गया जहां उसने संदिग्धों को देखने का दावा किया था। गुरुवार रात को मुंबई पुलिस ने 2 संदिग्धों के स्केच जारी किए हैं। पहले स्केच में क्वीन शेव में पतला दुबला शख्स दिख रहा है जिसने पठानी सूट पहना है, जबकि दूसरे स्केच में संदिग्ध नकाब में दिख रहा है, उसने भी पठान सूट पहना है। उरण के कल के अलर्ट के बाद आज दूसरे दिन मुंबई भी हाई अलर्ट पर है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ गेटवे ऑफ इंडिया पे, जहाँ पे सिक्योरिटी भी हम देख सकते हैं किस तरह, क्योंकि ये एक सैलानी का ठिकाना है जहाँ से बाहर देशों से, बाहरी शहरों से जो है वो सैलानी यहाँ पे आते हैं। तो मुंबई में जगह जगह पे, चप्पे चप्पे पे जो है वो पुलिस तैनात की गई है। मुंबई में लोगों को संदिग्धों की सूचना देने के लिए लैंडलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इस बीच महाराष्ट्र डीजीपी सतीश माथुर ने उरण मामले की शुरुआती जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। फिलहाल किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने से पहले तक तलाश, खोजबीन और जांच चरम पर है। उरण से साहिल जोशी, मुस्तफा शेख और मयूरेश गणपत्ते के साथ सौरभ वख्तानिया, मुंबई आज तक। रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे इंसानियत और भोजन दोनों की तौहीन हो रही है। एक गरीब महिला बुजुर्ग मरीज को फर्श पर ही पिछले कई दिनों से खाना परोसा जा रहा था, जबकि अस्पताल का सालाना बजट 300 करोड़ रुपए का है। इस तस्वीर को देखकर समाज आज भी शर्मसार होगा। 21वीं सदी के हिंदुस्तान में आज भी फर्श पर खाना परोसा जाता है। रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी रिम्स में ऐसी ही घटना हुई जो मानवता को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। रिम्स अस्पताल में एक बीमार महिला के साथ जानवरों जैसे व्यवहार के बाद हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में रिम्स प्रशासन और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब हम आपको पूरी घटना भी बताते हैं। दरअसल ऑर्थो वार्ड के कॉरिडोर में एक महिला मुन्नी देवी को किचन स्टाफ ने बर्तन नहीं होने की वजह से फर्श पर ही खाना परोस दिया। मुन्नी देवी पिछले 1 महीने से हड्डी विभाग में भर्ती हैं। कितने दिनों से जमीन में मिल रहा है खाना? 1 मास से खाई, 1 मास होइलो, 1 मास खाई, 1 मास से बेसी होइलो, छुटे गई थे। 1 मास से भुइया में खाते? हाँ, छुटे गई थे कोबे ना खुलते। अजू दिन काल खोले से नहीं आते। जब ये तस्वीर वहाँ मौजूद लोगों ने देखी तो उन्होंने न केवल किचन स्टाफ को डांट लगाई बल्कि अपने पैसे से मरीज को खाने के लिए बर्तन भी उपलब्ध कराया। सूबे के सबसे बड़े इस अस्पताल का सालाना बजट करीब 300 करोड़ है, फिर भी यहाँ मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का हाल बेहद बुरा है। ऐसे अमानवीय व्यवहार को झेलना इस गरीब महिला की विवशता नहीं बल्कि रिम्स प्रशासन की लापरवाही है। धर्मवीर सिन्हा, रांची आज तक। सेल्फी कितनी खतरनाक हो सकती है, ये बात आए दिन हमें सुनने को मिलती है और हम भी आप लोगों को आगाह करते रहते हैं। बावजूद इसके सेल्फी के चक्कर में लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं। ये मामला माउंट आबू का है। यहाँ सेल्फी के शौक के चलते एक युवक को अजगर ने काट लिया। प्लीज